वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज से यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आज पहला सेट लगाने वाले हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करें। इन चारों ऑप्शन में को बताना है कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला कथन है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तो दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। तो दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है। तो दोस्तों, यह कथन गलत दिया गया है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,598 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, वह है भवानी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भवानी दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कपेली, मानस तथा तीस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तथा गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन पंजाब राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों, सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों, ए का मिलान हो जाएगा 3 से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। दाम्फा मिजोरम में स्थित है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य है झारखंड। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है आपको। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, एनु दक्षिण कोरिया, जो कि गलत दिया गया है। एनु जनजाति दोस्तों जापान देश में पाई जाती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पिग्मी कांगो क्षेत्र में पाई जाती है। बद्दू अरब क्षेत्र में और मसाई केनिया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों ठंडी जलधारा हो जाएगा फाकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा तथा कैलिफोर्निया जलधारा। यह चारों के चारों ठंडी जलधाराएं के उदाहरण हैं। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है वह देश है इराक। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें है रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं। बाली आर्कटिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाली आर्कटिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कथन। पहला कथन है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाएं बिहार से लगती है। अगला कथन है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगला कथन है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है।
न कि 8। अगला कथन देखते हैं, कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है घाघरा नदी। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी, क्यूल, अजय आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ चट्टान, जो कि मुंगेर, जमुई, भागलपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में डोलोमाइट आयस्क पाया जाता है। तो दोस्तों बिहार में डोलोमाइट आयस्क पाया जाता है रोहतास जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों बिहार का शिशु लिंगानुपात है 935, जबकि देश में यह अनुपात 918 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन मिले हैं। और लोथल से दोस्तों चावल, फारस की मोहर, डॉकयार्ड आदि मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे बादरायण। जबकि सांख्य दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक थे कपिल और न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है महाजनपद का नाम और एक तरफ दिया गया है राजधानी का नाम। तो दोस्तों ए का मिलन हो जाएगा 4 से, मल की राजधानी थी कुशीनगर। बी का मिलन हो जाएगा दोस्तों 2 से, कंबोज की राजधानी थी हाटक। सी का मिलन हो जाएगा दोस्तों 1 से, अस्मक की राजधानी पाटन थी। डी का मिलन हो जाएगा दोस्तों 5 से, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। और
ई का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। मगध की राजधानी ग्रीनवर्ज थी। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं की गई है। कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या है, जबकि श्रेष्ठ की चर्चा नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो दोस्तों हिजरी संवत आरंभ हुआ था पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो दोस्तों मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को दबाया था मुकदिन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति थे? तो दोस्तों जफर का सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो दोस्तों कबीर शिष्य थे रामानंद के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों अकबर के दरबारी चित्रकार थे अब्दुल समद। ऑप्शन ए तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अकबर के समय अन्य चित्रकार थे जिनके नाम हैं दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल समद। जबकि जहांगीर के समय चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, आका रिजा मोहम्मद नादिर तथा मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा था तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पोर्टो नोवो का युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और सर आयरकुट के बीच। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली पराजित हुए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जिसके दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो दोस्तों राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा प्रथम आधुनिक पुरुष। यह तीनों दोस्तों राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वह सरोजिनी नायडू थी। अगला कथन देखते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। अगला कथन देखते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला कथन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ था। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। बिहार में कुल 2 बार अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था 1912 में और दूसरा हुआ था 1922 में। ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों क्षेत्र का नाम और एक तरफ दिया गया है नेतृत्वकर्ता के नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, दिल्ली से हैदर रजा ने नेतृत्व किए थे। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले ने नेतृत्व किए थे स्वदेशी आंदोलन के समय। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, पुणे से बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किए थे।
और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। पंजाब से लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किए थे। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण हुआ था दोस्तों 1911 में। और कांग्रेस का विभाजन दोस्तों हुआ था 1907 में। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था दोस्तों 1906 में। अब इसका मिलान कर लीजिए। पहले हो जाएगा दोस्तों 1 16 अक्टूबर 1905 और इसके बाद होगा दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। और फिर इसके बाद हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में। और फिर दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण हुआ था 1911 में, यानी कि 1432। तो ऑप्शन सी में है 1432। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों वह संस्था का नाम था इंडिया हाउस, जो कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वप्रथम व्यवहार है? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वप्रथम व्यवहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि केसर-ए-हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही युग की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। जबकि दोस्तों बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे
महेश नारायण। और आनंद मठ के दोस्तों संपादक थे बंकिम चंद्र। और दोस्तों दसरोजा समाचार पत्र के संपादक थे अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबू ठाकुरदास ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों सचिन नाथ सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है चंडीगढ़ का, और सबसे कम पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है 2011-12, और इससे पहले थी दोस्तों 2004-05। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों 1985 से लेकर 1990 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से लेकर 1974 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही का चयन करें। पहला है दोस्तों एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है केलकर समिति करों में वृद्धि, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर रेगनर नक्करसे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है
यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला है, इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य दिया गया है। और कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। अगला कथन है, वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? तो दोस्तों एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह योजना का नाम था ग्राम उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, वह है अफगानिस्तान। शुरुआत में दोस्तों 5 देश थे और उनके नाम हैं रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इन 5 देशों के बाद दोस्तों एक उज्बेकिस्तान एवं 2017 में भारत व पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने थे और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक को लेकर। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1950 से अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रथम 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक को लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यह कथन सत्य दिया गया है। अगला कथन है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित कराया जाता है। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य दिया गया है। अगला कथन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है।
दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही। केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो दोस्तों संविधान बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन डी। यह वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसके हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले की जांच कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न देखते हैं। और राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 5 से। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में वर्णित है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। और दोस्तों ई का मिलान हो जाएगा 4 से। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में वर्णित है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो दोस्तों, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। यह बिहार के अतिरिक्त झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर दोस्तों रोहतास में है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर है 25.4%, जबकि देश की दशकीय वृद्धि दर है दोस्तों 17.7%। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो दोस्तों, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? तो दोस्तों, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% अनुमानित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। तो दोस्तों, अश्विन पोर्टल संबंधित है आशा कार्यकर्ताओं से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम है भुवन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य
सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, बिहार राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? तो दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं सरोज काशिप, और इनका संबंध है दोस्तों पाकिस्तान देश से। 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो दोस्तों, 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 142वां, और इस सूची में दोस्तों नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है कंगना रनौत ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो दोस्तों, पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है क्लेयर प्लोसाक, और इनका संबंध है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ आंदोलन शुरू की है? तो दोस्तों, वह राज्य का नाम है गोवा, जिसने 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया है? तो दोस्तों, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को रूस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो दोस्तों, भारत और नेपाल देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं आरिफ अहमद खान। और दोस्तों, इनका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है नजीब मिकाती जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डेलेना एंडरसन। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमिंगला दर्रा पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो दोस्तों, उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो दोस्तों, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय था बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइथन 5 जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों, पाइथन 5 वायु से वायु प्रकार की मिसाइल है, यानी कि एयर टू एयर। अगला प्रश्न देखते हैं। माई ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, माई ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन रमेश बाबू। माई ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक हैं
कैप्टन रमेश बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपये 125 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपये 125 का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन कृष्ण बोरा को साल 2020 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, मोहन कृष्ण बोरा को साल 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मनीषा कल्याण जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, यह लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। आर कौशिक के द्वारा दोस्तों इंडियाज 71 टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है कोनोरी हम्पी जी को। यह आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है। पब्लिक वोटिंग के आधार पर इन्हें विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। इनका संबंध था क्रिकेट खेल से और यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एल्यूमीनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, एल्यूमीनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। वह गुण जो इसके लिए जिम्मेदार है वह है अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो दोस्तों, X के निकटतम हो जाएगा नियोन। अगला प्रश्न देखते हैं,
अमलगम एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अमलगम में दोस्तों पारा पाया जाता है। पारा एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमलगम कहते हैं। डेंटल अमलगम चांदी, टीन और मरकरी का मिश्र धातु है जिसका उपयोग दांत भरने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है असीम रूप से उच्च। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों बिजली के बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक युवा व्यक्ति की समान आंख के निकट और दृढ़बिंदु क्या है। तो दोस्तों एक युवा व्यक्ति की समान आंख के निकट और दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर और अनंत। समान व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि। तो दोस्तों दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो दोस्तों अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो दोस्तों पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर। तो दोस्तों हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई नहीं है, वह है किलोवाट। किलोवाट दोस्तों शक्ति की इकाई है। और यह क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस फायरमैन में 27 तारीख को पूछा गया था। जबकि जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा यह तीनों दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 4। परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, यह भी दोस्तों कथन गलत दिया गया है। परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, साथ ही सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही। इसमें गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो
आपको बीमार कर सकता है, छींकने और खांसी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, कोवैक्सीन है, होल वायरन इन एक्टिवेटेड वायरस। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, कोविशील्ड है, इनएक्टिवेटेड वायरस। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, जैकोब डी है, डीएनए तकनीक। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, कार्बीवैक्स वैक्सीन है दोस्तों, आरबीडी सब प्रोटीन। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। तो दोस्तों पोटेशियम अल्पता से संबंधित है निम्न रक्तचाप। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों रक्त में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो दोस्तों लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण से। ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनासोर थे। तो दोस्तों डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण ADH द्वारा होता है। ADH हार्मोन का दोस्तों फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, पड़कन का उदाहरण दोस्तों अदरक हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, अस्तमूल आलू हो जाएगा दोस्तों। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, सलकंद लहसुन हो जाएगा। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, धनकंद जमीकंद सूरत। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सीक्रेटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है।
तो दोस्तों घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो दोस्तों बाल केराटिन प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, यह काम दोस्तों WBC का है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो दोस्तों छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, जबकि बंदर, तितली तथा चीता में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या होता है? तो दोस्तों आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, इसे दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से मैथ का PDF देखकर भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 142 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 143 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 144 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 145 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 147 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 149 का आंसर होगा ऑप्शन सी और 150 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। थैंक यू।